हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल स्ट्रगल स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं पढ़ने वाले हैं। तो कक्षा 10 का गणित है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। उससे पहले हम लोग जो है एक छोटा सा एक थ्योरम है प्रमेय 1.1 का, और इस 1.1 प्रमेय में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? ये क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? ये प्रमेय 1.1 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है, देखिए, जैसे हम लोग भाग लगाते हैं ना, तो भाग में हम लोग इसको जो पढ़ते हैं, यहाँ जो होता है ये होता है भाज्य, और ये जो होता है ये होता है भाजक, और ये जो होता है भागफल होता है। क्या होता है? भागफल। और ये जो होता है ये होता है शेष। भाज्य को इंग्लिश में डिविजिबल पढ़ते हैं, भाजक को डिवाइजर पढ़ते हैं, और भागफल को कोसेंट पढ़ते हैं, और शेष को रिमाइंडर कहा जाता है। तो इंग्लिश में इसका दूसरा नाम है, लेकिन यूक्लिड महोदय ने भाज्य का नाम जो रखा वो रखा ए। इसका नाम क्या रखा? ए। और ये भाजक का नाम क्या रखा? बी। और भागफल का जो नाम रखा वो रखा क्यू। और ये जो शेषफल है, शेषफल, और इस शेषफल का नाम रखा आर। इतना बात समझ में आया? भाज्य का नाम क्या रखा यूक्लिड महोदय ने? ए। भाजक का नाम रखा बी, और भागफल का नाम रखा क्यू, और शेषफल का नाम रखा आर। तो हम लोग क्या करते हैं, भाज्य बराबर क्या लिखते हैं? देखिए, यहाँ जो भाज्य बराबर लिखते हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, और जोड़ होता है शेष। जोड़ क्या होता है? शेष, या शेषफल जो भी लिखते हैं। तो ये जो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है, तो भाज्य को क्या माना है? ए, बराबर भाजक को क्या माना है? बी, और गुना शेष भागफल, ये देखिए भागफल है, तो भागफल को क्या माना है? क्यू। और ये जो है शेषफल, शेषफल को क्या माना है? प्लस आर। ये होता है, ये सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष। यूक्लिड महोदय ने इसको क्या रखा? ए बराबर बी गुना क्यू गुना आर, बी गुना क्यू प्लस आर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना बात क्लियर हो गया? अब जो है यहाँ देखिए, ये जो भाजक है, अगर किसी भी संख्या में मान के चलिए कि हम इसमें 5 है यहाँ भाज की जगह, और भाजक की जगह क्या है? 3 से इसमें भाग लगाते हैं। तो ये जो हमें शेषफल होता है, ये शेषफल हमेशा भाजक से कम ही होता है। भाजक से क्या होगा? कम होगा। तो भाजक से क्या होगा? या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। 3 कभी नहीं हो सकता है। भाजक जो होगा वो शेषफल से बड़ा होगा, परंतु ये शेषफल जो होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, और इसके बराबर भी नहीं हो सकता है। भाजक के बराबर भी शेषफल नहीं हो सकता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही होगा। इतना बात क्लियर हुआ? अब देखिए, अब जो है आर जो होता है, आर हमेशा क्या होता है? आर देखिए, ये शेषफल हुआ ना, आर हमेशा क्या होता है? आर हमेशा छोटा होता है किससे? बी से। बी से क्या होता है? बी से हमेशा छोटा होता है आर। आर क्या होता है? बी से हमेशा छोटा होता है। बी से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, परंतु 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। आर का जो मान होता है वो जो होता है वो बी से तो आर का मान छोटा होता है, परंतु 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो देखिए, आर का मान जो है वो क्या है? वो क्या है? बी से तो छोटा है, बी से छोटा है आर का मान, लेकिन आर क्या होता है? 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है आर का मान। तो इतना बात क्लियर हो गया? तो यहां जब बी अगर कितना है? बी अगर 3 है, बी अगर 3 है, तो आर का मान कितना हो सकता है? आर का जो मान हो सकता है या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। इतना ही होगा। इतना बात क्लियर हो गया? बी से हमेशा क्या होगा? आर का मान छोटा होगा।
बी के बराबर भी नहीं हो सकता, बी से हमेशा आर का मान छोटा होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, इतना ही होगा। इतना चीज क्लियर हो गया। तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये थ्योरम है जिसको हम लोग समझे हैं। अब इस पर क्या है, कुछ सवाल है। तो अब इस पर कुछ सवाल है। ये देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, और प्रमेयिका तो यही सारा थ्योरम है, और इसको जो हम लोग चरणबद्ध रूप से हल करेंगे उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अभी जब सवाल बनाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्नावली 1.1 में है, इसका देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है, HCF ज्ञात करने के लिए। तो इसका हमको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो इसका देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला का जो ये 1 नंबर का ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 135 है और क्या है, 225 है। 135 और क्या है, 225। तो 135 और 225 का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, वो भी किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यहां लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो 100 कितना है, 135 और 225 है। तो 225 में क्या करना है, भाग लगाना है 135 से। क्या लगाना है, 135 से भाग लगाना है। इसमें 225 है, इसमें 135 से भाग लगाना है। बड़ा संख्या में हम लोग छोटा संख्या से भाग लगाते हैं। तो इसमें भाग लगाइए। जब इसमें भाग लगाइएगा तो 2 बार में कितना जाएगा, 2 बार में जाएगा 270 हो जाएगा। तो 1 बार में लगेगा, 1 बार में क्या लगेगा, 135 लगेगा, ठीक है। 1 बार में क्या लगेगा, 135, और 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2। तो 2 से तो 3 घटेगा नहीं, तो पैसा लेंगे, 12 में से 3 गया 8, 9 3 12 होता है, तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 1 में से 1 गया तो यहाँ कैंसिल हो। फिर अब क्या करेंगे, अब 90 को क्या मान लेंगे, 90 को ये भाजक मान लेंगे, और 135 जो यहाँ भाजक था उसको हम लोग यहाँ क्या मान लेते हैं, भाज्य मान लेते हैं, और 135 में भाग लगाते हैं 90 से। तो इसमें जब 90 से भाग लगेगा तो 1 बार में ये हो जाएगा 90, 1 बार में क्या हो जाएगा 90, और जब 5 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 5, और यहाँ देखिए 3 में से 9 तो घटेगा नहीं, एक पैसा लेंगे, 13 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 9 4 13, ये 45 हो गया। अब 45 को भाजक मान लेंगे और 90 को क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे, यानी कि 90 में 45 से भाग लगाना है। तो 45 दूना कितना होता है 90, और 0 में से 0 गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो पूरा कैंसिल हो गया, तो हम लोग यहाँ 0 में से 0 गया तो 0 हम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम जो करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, ए बराबर जो होगा, ए बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या करें, ए बराबर डी क्यू प्लस आर, ये इसका सूत्र है यूक्लिड विभाजन महोदय का, ए बराबर डी क्यू प्लस आर। तो इसको क्या करेंगे, इसी रूप में चरणबद्ध रूप से लिखेंगे। तो चरण ये इसको लिखते हैं चरण फर्स्ट चरण में क्या होगा, ये देखिए फर्स्ट चरण में ये आता है पूरे, तो ये क्या हो गया 225 बराबर हो जाएगा डी देखिए यहाँ क्या है 135 है, तो 135 लिखना है, और ये क्या है गुना क्यू देखिए 1 है तो 1 लिखना है, और प्लस आर की जगह यहाँ क्या है 90 है तो 90 लिखना। सेकेंड चरण में क्या होगा, एक चरण यहाँ से पूरा हो गया है। अब सेकेंड चरण में क्या होगा, ये हो गया ए, 135 क्या हो जाएगा ए, तो 135 बराबर जो होगा वो होगा 90 गुना, ये देखिए ये हो गया क्यू तो 1 और प्लस
आर इसमें 45 है तो 45 है। फिर तीसरा चरण में क्या होगा, तीसरा चरण में ये होगा ए, 90 क्या हो जाएगा ए, यानी कि ये हो जाएगा भाज्य, और ये जो 45 है वो हो जाएगा बी, और 2 जो है वो हो जाएगा क्यू, और यहाँ जो शेष बचा है ये क्यू, शेष क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 0 क्या हो गया शेष, तो जिस चरण में रिमाइंडर यानी कि आर के जगह आर का मान, ये देखिए ये है ए का मान, 90 क्या है ए का मान, और 45 जो है ये है बी का मान, और ये 2 जो है वो क्या है क्यू का मान, और ये जो है 0 ये क्या है आर का मान है। तो ये आर का जो मान है, तो जिस चरण में आर का मान 0 होगा, जिस चरण में आर का मान क्या होगा 0 होगा, वो क्या हो जाएगा, तो उसी चरण में जो बी का मान होगा वही क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए बी का मान क्या है, बी का मान क्या है 45 है, तो बी का मान जो 45 है तो बी बराबर क्या हो जाएगा 45, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका इस सवाल को इसी तरीके से बनाते हैं, तो जिस चरण में आर का मान 0 होगा वही क्या होगा, उसमें जो बी का मान निकलेगा वही क्या हो जाएगा, वही उसका आंसर होगा। इसी तरीके से 2 नंबर का सवाल बनाते हैं। देखिए 2 नंबर का सवाल कैसे बनाते हैं। 2 नंबर का सवाल है 196 और 38,220 है, इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना है। एचसीएफ को निकालना है लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना है। तो ये बड़ी संख्या है, तो 38,220 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे किससे, 196 से भाग लगाएंगे। जब 196 से भाग लगाइएगा तो लगाइए कितना बार में लगेगा, तो ये लगेगा एक बार में 196 हो जाएगा, और इसको जब घटाइएगा तो 2 में से 6 घटेगा नहीं, एक इससे पैंचा लेंगे तो 12 में से 6 गया तो 6 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 7, 17 में से 9 गया 9 8 17 होता है, और यहाँ क्या हो गया 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, कितना हो गया 186 हो गया। अब क्या करेंगे 186, फिर यहाँ क्या करेंगे 2 उतारेंगे, 2 उतारेंगे तो फिर भाग लगाइए कितना बार में भाग लगेगा, तो 186 में जब भाग लगाइएगा तो कितना बार में लगेगा, ये 9 बार में लगाइए, 9 बार में लगाइएगा तो 196 में 9 से भाग गुना कीजिए, 196 में 9 से जब गुना कीजिएगा कितना होगा 1764 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1764। तो अब इसको घटाइए, 12 में से 4 गया कितना हो गया 8, और यहाँ 15 में से 6 गया 915, और यहाँ हो गया 7 में से 7 गया 0 हो गया, और इसमें से गया तो यहाँ 0 हो गया, ये कितना हो गया 98 हो गया। फिर क्या करेंगे, इस जीरो को फिर यहाँ उतारेंगे, तो इस 0 को जब यहाँ उतारेंगे तो फिर लगाइए कितना बार में लगेगा, 196 पंचा होता है 980, 196 पंचा कितना होता है 980, गुना करके देख लीजिए, 196 5 से गुना कीजिएगा तो 6 पंचा 30 के 0 हासिल 3, 9 45 3 48 हासिल 4 5 5 4 9 980 हो गया, और ये हो गया, ये क्या हो गया 980 से ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया ए, और ये क्या है ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर। तो यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, ए बराबर जो होता है वो होता है बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। तो ये देखिए फर्स्ट चरण में क्या होगा, चरण फर्स्ट, इसमें क्या होगा, चरण फर्स्ट में होगा कि ये देखिए कितना है 38,220 है, तो 38,220 यहाँ लिखेंगे, 38,220 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे बी का मान देखिए कितना है 196 है, तो 196 लिखेंगे, और गुणा लिखेंगे क्यू का मान देखिए कितना है 195 है, तो 195 लिखेंगे, और प्लस में फिर क्या लिखेंगे, प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा आर का मान 0 है, आर का मान क्या है 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे, तो 196 गुना 195 प्लस 0, ये हो गया। अब देखिए ये फर्स्ट चरण में ही आर का मान क्या आ गया है 0 आ गया, तो इसमें जो बी का मान होगा ये तो हो गया ए का मान, और ये क्या हो गया बी का मान, और ये क्या हो गया क्यू का मान, और ये हो गया आर का मान। तो जिस चरण में यानी कि इसी चरण में आर का मान 0 आ गया, तो इसमें जो बी का मान होता है ये वाला,
यही आंसर होता है। तो बी का मान कितना है, 196 है, यही आपका आंसर है। और हमको एचसीएफ का ज्ञात करने के लिए तो एचसीएफ हम लोग ज्ञात कर लिए हैं, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या किए हैं, इसको ज्ञात किए हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो ये जो चरणबद्ध रूप से हम लोग ज्ञात करते हैं, इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोला जाता है। इसको चरणबद्ध रूप से लिखते हैं, और जो फिर जो आर का मान 0 जिस चरण में आता है, उसी चरण में बी का मान जो होता है वही उसका आंसर जो होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो 2 नंबर का सवाल को इसी तरीके से हल किया जाता है। तो ये क्या कितना होगा, 5 दिया 15 के 5 हासिल 1, और 5 दिया 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। अब ये है, तो 7 में से 5 जाएगा तो ये होगा 2, और 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1। अब कितना हो गया, 102। अब क्या करेंगे, 102 में, अब 102 है ना, अब क्या करेंगे, 255 में भाग लगाएंगे 102 से। इससे भाग लगाएंगे, इस 255 में भाग लगाना है 102। तो 2 बार में हो जाएगा 204, 2 बार में कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। और जब इसको घटाइएगा तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 5 में से 0 जाएगा तो 5, और ये कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करना, 102 जो यहाँ है, इस 102 में भाग लगाना कितना से, 51 से। तो कितना बार में जाएगा, 51 दूना होता है 102, 51 दूना कितना होता है, 102 होता है। 2 में से 2 जाएगा, ये हो गया 0, फिर 0 0 है ना, पूरा 0 हो गया। तो रिमाइंडर क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या कर रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर क्या कर रहा है, बी क्यू प्लस आर। तो ए की जगह देखिए क्या है, ये फर्स्ट चरण में लिखिए, इसको चरण के रूप में लिखना है, चरण के रूप में लिखिएगा तब एल्गोरिथम कहलाएगा। तो ये फर्स्ट चरण में क्या है, देखिए 867 में भाग लगाए थे, 867 में 255 से भाग लगाए थे, तो 255 से जो भाग लगाए थे, तो 867 ये हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर। तो ए की जगह क्या लिखेंगे, 867 बराबर बी की जगह 255 गुना है ना, क्यू, क्यू की जगह क्या लिखेंगे 3, और प्लस आर, आर की जगह देखिए क्या, आर की जगह 102 है, तो 102 लिखना है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये पहला चरण हो गया, ये क्या हो गया, ये फर्स्ट चरण हो गया। और फर्स्ट चरण के बाद अब सेकेंड चरण में देखिए क्या लिखना, सेकेंड चरण में ये हो गया ए, ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर। तो ए की जगह क्या लिखना है, 255 बराबर बी की जगह देखिए 102 हो गया, तो 102 लिखना है, गुना क्यू की जगह देखिए क्या है 2 है, तो 2 लिखना है, प्लस आर की जगह क्या है 51 है, तो 51 लिखना है। ठीक है, ये 2 नंबर का दूसरा चरण हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा चरण हो गया। अब तीसरा चरण में देखिए क्या होता है, ये पहला चरण हुआ, ये दूसरा चरण हो गया, और ये हो गया तीसरा चरण, ये तीसरा चरण हो गया। तो तीसरा चरण में ए ये हो गया, बी देखिए ये हो गया, क्यू ये हो गया, और आर ये हो गया। तो ए की जगह देखिए क्या है, ये तीसरा चरण में 102, 102 बराबर बी की जगह देखिए 51 है, तो 51 गुना क्यू की जगह 2 है तो 2, और प्लस आर की जगह देखिए क्या है 0 है तो 0। अब देखिए यहाँ आर का मान देखिए क्या निकल गया, यहाँ आर का मान जो निकला है 0 निकल गया, क्योंकि ये क्या है ए है, और ये क्या है, ये है बी, ये है क्यू, और ये है आर। तो आर का मान यहाँ क्या निकल गया, तीसरा चरण में आर का मान 0 निकल गया। तो जब किसी भी चरण में, जिस चरण में आर का मान 0 होगा, उसी चरण में उसका आंसर छिपा हुआ रहता है। तो उस चरण में कौन आंसर होता है, जो बी का मान होता है। देखिए यहाँ बी का मान क्या है, 51 है, तो बी का मान क्या है 51 है, यही आपका आंसर है, यही एचसीएफ निकल गया। ये 51 क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ इसी तरीके से निकालते हैं। तो इसको समझ गए होंगे। देखिए 2 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 2 नंबर का सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमको ये दर्शाना है
कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं होता है, तो इसको हमको बताना है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 ये धनात्मक विषम पूर्णांक का होता है या नहीं होता है, इसके बारे में बताना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग क्या पढ़े थे, ए बराबर पढ़े थे BQ+R। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या पढ़े थे, ए बराबर BQ+R। ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये क्या है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो देखिए अगर यहाँ इस रूप का करा कि 6q+1 रूप का होता है कि नहीं, तो 6q+1, तो यहाँ देखिए यहाँ जो b का मान निकला है, यहाँ जो b का मान दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 6। b का मान कितना हो गया, 6, क्योंकि b के जगह क्या है, 6 है, q के जगह q है और r के जगह 1 है। तो यहाँ जो है b का मान क्या होगा, यहाँ b का मान 6 हो जाएगा। जब b का मान 6 हो जाएगा तो आपको अभी बताए हैं, जब a हो गया ये भाज्य और b हो गया भाजक, q हो गया भागफल और r हो गया शेष। तो ये जो होता है भाजक वो शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। शेषफल से क्या होता है, वो हमेशा बड़ा होता है भाजक, और ये शेषफल जो होता है वो हमेशा छोटा होता है भाजक से। वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, इसके बराबर में भी नहीं होगा, यानी r बराबर भी b नहीं हो सकता है। वो b का मान हमेशा जो होगा r से बड़ा होगा और r का मान हमेशा b से छोटा होगा। इतना बात क्लियर हो गया। तो जब इतना क्लियर हो गया तो r का मान क्या हो सकता है, मान के चलिए कि यहाँ b की जगह क्या है, 6 है, b की जगह क्या है, 6 है। यहाँ देखिए b की जगह 6 है, अगर ये b की जगह 6 है तो r का मान क्या हो सकता है, तो यहाँ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। 6 तो नहीं हो सकता, 6 क्या होगा, b के बराबर हो जाएगा, तो 6 तो होगा नहीं। हमेशा r का मान b से छोटा ही होगा, बराबर में भी नहीं होगा, ना बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ जो r का मान हम लोग लिखेंगे, तो r का मान क्या लिख सकते हैं, r का मान या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, इतना ही होगा। r का मान क्या होगा, 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, यही होगा। तो हमको क्या करना है, इस 6q+1 जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है कि नहीं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या सब है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब अनंत तक जाएगा। ये सब जो होता है ये होता है धनात्मक विषम पूर्णांक। ये देखिए 3 क्या है, 1 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, 3 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, 5 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक होता है ना, 7 भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसी तरह से अनंत तक जाएगा। तो इस रूप का ये 6q+1 होता है कि नहीं, इसको हमको बताना है कि ये 6q+1 के रूप का होता है या नहीं। इसको आप सिद्ध करके आप हमको ये बताइए कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है या नहीं होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, मान लेंगे ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है, विषम पूर्णांक नहीं, ये कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहां जो b का मान अभी क्या लिखे थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ+R जो लिखे थे, BQ+R, इसमें जो है जैसे 6q+R जो आया था, इसमें b का मान हम लोग क्या रखे थे, 6 रखे, b का मान क्या रखे थे, 6। तो ये b बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, 6। जब b बराबर 6 हो जाएगा तो r का मान अभी क्या निकाले था, r का जो मान होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और इससे आगे तो हो नहीं सकता, 6 तो होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये r का मान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, r का मान हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये क्या किए थे, यूक्लिड विभाजन, यहाँ a बराबर 6q+R, यहाँ लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यहाँ क्या लिख दीजिए, यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से। क्या लिख देना है यहाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख देना। अब देखिए ए बराबर जो हम लोग लिखेंगे, ए बराबर 6q प्लस आर। ये देखिए ए बराबर क्या लिखेंगे, 6q प्लस आर। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ए बराबर 6q प्लस 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको जब समीकरण 1 मान लिए तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, आर का मान रखेंगे। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 में आर का मान 0 रखने पर, समीकरण 1 में आर का मान 0 रखने पर, आर का मान क्या रखेंगे, 0। तो समीकरण 1 क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर है। तो ये आर का मान क्या रखना है, 0 रखना। तो ए बराबर बी क्यू प्लस यहाँ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस 0 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 6q। ए बराबर क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। तो अब देखिए 6q जो हो जाएगा, ये धनात्मक क्या है, समपूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, ये हो जाएगा धनात्मक समपूर्णांक। ये क्या हो जाएगा, धनात्मक, ये हो जाएगा धनात्मक समपूर्णांक हो जाएगा। अब कैसे धनात्मक समपूर्णांक हो जाएगा, आप q की जगह कोई भी मान रख के देखिए। यहां देखिए बताते हैं, a बराबर 6q प्लस आर है, 6q प्लस आर है, आर का मान क्या हो गया, 0। तो a बराबर क्या हो गया, 6q हो गया। तो q की जगह कोई भी मान आप रख के देखिए। q की जगह हम मान रख के देखते हैं 1 2 3 4 5 अनंत तक कुछ भी रख के देखिए। तो q की जगह 1 2 या कितना भी आप रख के देखिएगा तो ये क्या होगा, धनात्मक समपूर्णांक ही होगा। जैसे 6 और q की जगह 1 रखिए तो क्या होगा, 6 होगा। 6 के जगह 6 और गुना के रूप में 2 लिखिएगा ना, q की जगह 2 रखना है तो कितना होगा, 12 होगा। इसी तरह से 3 रखिएगा तो 18 होगा, 4 रखिएगा 24 होगा, 5 रखिएगा तो 30 होगा, है ना, 6 रखिएगा 36 होगा, है ना। तो इसी तरीके से ये देखिए 6 क्या है, धनात्मक संपूर्णांक है, 12 क्या है, धनात्मक संपूर्णांक है, 18 क्या है, धनात्मक संपूर्णांक है, 24 क्या है, धनात्मक संपूर्णांक है, 30 क्या है, धनात्मक संपूर्णांक है, 36 क्या है, धनात्मक संपूर्णांक है। तो q की जगह अगर हम कोई भी मान रखेंगे 1 2 3 4 अनंत तक कोई भी मान रखेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक संपूर्णांक होगा। इसीलिए क्या है, धनात्मक समपूर्णांक के रूप का है। ये जो दिख रहा है ना ये समीकरण, ये क्या है, धनात्मक समपूर्णांक के रूप का ये समीकरण दिख रहा है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, r का मान 1 रखने पर, समीकरण 1 में r का मान 1 रखने पर, क्या रखेंगे, 1 रखने पर। तो समीकरण 1 में r का मान जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है, यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 देखिए यहाँ क्या माने हैं, ये देखिए ये समीकरण 1 माने हैं ना, ये क्या माने हैं, समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर है बी क्यू प्लस आर। समीकरण 1, इसमें r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस, और यहाँ 6q है ना, bq कहाँ है, यहाँ 6q है। समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में 6q प्लस आर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, a बराबर 6q प्लस आर। ये तो समीकरण 1 में है ना। तो समीकरण 1 में क्या किए हैं, r का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में जब r का मान रखेंगे तो r का यहाँ देखिए यहाँ 6 होगा, 6q प्लस आर, r की जगह क्या रखेंगे, 1, r की जगह 1 रखना है। तो जब r की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा देखिए, तो इसमें क्या होगा, अब ये क्या, अब देखिए ये तो अब हो गया। तो अब ये धनात्मक सम क्या है, समपूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, पहले चेक कर लीजिए धनात्मक समपूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है। जिस तरह से वहां q का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक कुछ भी रखे हैं, उसी तरीके से यहाँ भी q का मान कुछ भी रख करके हम चेक कर सकते हैं। तो a बराबर क्या है, a बराबर 6q प्लस आर। ठीक है, 6q प्लस 1 है ना, r नहीं 1 है, 6q प्लस 1 है। तो
ए बराबर 6, क्यू के जगह हम क्या रखेंगे, एक रख के देखते हैं, तो 1 और +1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 को जब 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो 6 होगा, 6 और +1 कितना हो जाएगा 7, 6 को 2 से जब मल्टीपल कीजिएगा और फिर +1, तो 6 को 2 से मल्टीपल कीजिएगा कितना होगा 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, है ना। इसी तरह से 90 हो जाएगा, 6 चौके 24, 1 25 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 31 हो जाएगा, 6 के 36 +1 35 हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें जो है, इसमें देखिए क्या किए हैं, समीकरण ये एक है और इसमें क्या किए हैं, क्यू का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी रखे हैं, तो इसका जो मान निकला है वो धनात्मक विषम पूर्णांक निकला है। देखिए यहाँ जो है, यहाँ क्या निकला है, ए का मान क्या निकला है 7, तो 7 क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। 13 क्या निकला धनात्मक विषम पूर्णांक निकला है। 19 क्या निकला धनात्मक विषम पूर्णांक। 25 धनात्मक विषम पूर्णांक। 31 धनात्मक विषम पूर्णांक। 37 धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये देखिए सब, अगर क्यू का मान कुछ भी रखिएगा तो ये क्या निकलेगा, ये धनात्मक विषम पूर्णांक निकलेगा। और भी आप मान रख के देख सकते हैं, सब में ये क्या निकलेगा धनात्मक विषम पूर्णांक निकलेगा। इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, ये जो रूप का है ये किस रूप का है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। इस रूप का है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। इसको क्या बोल सकते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, अब क्या करते हैं समीकरण एक में, अब समीकरण एक में हम क्या करेंगे, समीकरण एक में आर का मान क्या रखेंगे 0 रख दिए, यहां देखिए 0 रखे, फिर क्या रखे 1 रखे यहाँ, फिर अब क्या रखेंगे 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। ठीक है, तो इसमें 5 तक है तो 5 तक रखना है। तो यहाँ आर का मान जो 1 रखे हैं, तो अब देखिए इसी पर बता देते हैं, इसी पर आर का मान 2 रख के देखिए, फिर आर का मान इस पर क्या 3 रख के देखिए, फिर आर का मान 4 रख के देखिए, फिर 5 रख के देखिए। तो 1 रख के देखिए तो ये क्या निकला है, धनात्मक विषम पूर्णांक निकला है। और इसी पर क्या करते हैं, आर का मान 2 रखने पर समीकरण एक में आर का मान क्या करेंगे, यही बता देते हैं इसी पर। आप उसको पेज में अलग से लिखिएगा नीचे करके। तो आर का मान अगर 2 रखने पर, आर का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो जब आर का मान यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा 6q + 1, 1 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा। तो जब 1 की जगह 2 हो जाएगा, तो अब ये धनात्मक विषम पूर्णांक का है कि सम पूर्णांक का है, इसका पता कैसे चलेगा। तो इसका पता देखिए कैसे चलेगा। तो इसको क्या कीजिएगा, ए बराबर 6q + 2, 6q + 2 है। अब देखिए q का मान कुछ भी रखिए, q का मान कुछ भी रखिएगा, तो a बराबर 6, q के जगह मान के चलिए 1 रखते हैं, ये 1 रखते हैं +2, तो क्या हो जाएगा 6, 6 1 जा 6 और +2, तो कितना हो गया 6 और 2 8 हो गया, क्या हो गया 8। फिर हो जाएगा 6 के जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे और फिर +2, तो 6 2 जा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। फिर क्या रखेंगे a बराबर 6 + 3 और प्लस यहाँ क्या रखेंगे 2, है ना, से क्यू की जगह अब क्या किए हैं 3 रखे हैं, तो 36 का 18 2 20 हो गया। फिर a बराबर 6 + 4 4 रखेंगे, अब क्या रखेंगे ये 4 + 2, तो 6 के 24 2 26 हो गया। उसी तरीके से क्यूब की जगह क्या रखेंगे 4 रखे हैं ना, 5 रखेंगे, तो 5 रखिए +2, तो 6 5 जा 30 और +2 कितना हो गया 32, तो ये हो गया। अब देखिए अब आगे कुछ भी रखिएगा, है ना, तो अब देखिए कितना भी आप मान रख के चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये जो निकला है ये क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है। 8 क्या निकला धनात्मक समपूर्णांक है। यहाँ देखिए 14 जो निकला है ये धनात्मक समपूर्णांक है। ये जो 20 है ये क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है। यहाँ देखिए 26 ये क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है। ये 32 क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है। तो 8 है, 14 है, 20 है, 26 है, 32 है, ये धनात्मक समपूर्णांक है। ये क्या है, सब धनात्मक समपूर्णांक है। इसीलिए हम इसको ये बोल सकते हैं a बराबर 6q + 2 जो है ये क्या है, धनात्मक समपूर्णांक के रूप का है। किस रूप का है, धनात्मक समपूर्णांक। ये जो समीकरण है ये धनात्मक समपूर्णांक के रूप का है। किस रूप का है, धनात्मक समपूर्णांक के रूप का। तो 6q + 2 हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब इसका मान जो है
तो ये देखिए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1, यहाँ देखिए यहाँ भी निकले 6 क्यू, और यहाँ क्या निकाले थे 6 क्यू प्लस 1, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ लिख देते हैं, ए बराबर क्या लिखेंगे 6 क्यू, यहाँ देखिए 6 क्यू निकला है ना, 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 2, फिर क्या निकालेंगे, अभी निकालेंगे, ये क्या है धनात्मक सम पूर्णांक है, ये धनात्मक सम पूर्णांक हो गया। ये क्या हो गया धनात्मक विषम पूर्णांक निकला है, अभी जो निकाले थे क्या निकला था, धनात्मक विषम पूर्णांक निकला था। और ये जो निकला है ये क्या निकला, ये धनात्मक सम पूर्णांक निकला, क्या निकला है धनात्मक सम पूर्णांक, 6 क्यू प्लस 2 निकला है ना धनात्मक सम पूर्णांक। इसी तरीके से आगे निकालते हैं, इसी तरीके से जब आगे निकालेंगे तो आगे देखिए क्या निकलता है। इसी में यही बता देते हैं, जगह थोड़ा कम है तो यही बता देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ r का मान 2 रखे हैं, तो अब r का मान यहाँ क्या लिखेंगे, r का मान यहाँ 3 रखेंगे। r का मान जब 3 रखेंगे, 2 रखने पर ये धनात्मक संपूर्णांक आया, अब 3 रखेंगे तो देखिए क्या आता है। तो यहाँ भी 6 क्यू प्लस, ये क्या हो जाएगा समीकरण 1 में r का मान 3 रखने पर, तो समीकरण 1 तो ये है 6 क्यू प्लस r, इसमें हम लोग क्या करेंगे 6 क्यू प्लस 2 के जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, r का मान 3 है तो 3 रखेंगे, तो अब 3 रखेंगे तो अब देखिए धनात्मक सम पूर्णांक आता है कि विषम पूर्णांक आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए इसको पूरा मिटाना। तो a बराबर देखिए a बराबर क्या निकला है 6 क्यू प्लस 6 क्यू प्लस 3, यहाँ देखिए a बराबर 6 क्यू प्लस 3 है। तो अब क्या है ये धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का है या धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है, इसको कैसे पता करेंगे। तो इसमें q का मान कुछ भी रख के देखिए, तो a बराबर देखिए 6 क्यू प्लस 3 है ना, तो देखिए यहाँ 6 क्यू प्लस 3 है, तो q का मान 1 रखिए और +3, तो 6 9 हो जाएगा। यहाँ 2 रखिएगा, इसका मान क्या रखिएगा, यहाँ 2 रखते हैं q का मान और +3, तो क्या होगा 6 दूना 12 3 15, और 3 रखिएगा तो कितना होगा 18, 18 3 कितना होता है 21, और यहाँ 4 रखिएगा तो कितना होगा 7 के 24 3 27 होगा। यहाँ 5 रखिएगा तो कितना होगा 6 5 30, और ये क्या हो जाएगा 3 33। तो अब देखिए ये जो 9 निकला है वो क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये 15 जो निकला है ये भी क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, 21 जो लिखे हैं ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, 27 भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, और 33 भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। आप q का मान कुछ भी 1 2 3 4 5 अनंत तक कुछ भी रख करके आप देखिएगा तो ये क्या निकलेगा, ये धनात्मक विषम पूर्णांक ही निकल रहा है। जैसा कि आगे निकालिए, आगे और निकालिएगा तो ये यही धनात्मक विषम पूर्णांक निकलेगा। तो इसका मतलब ये क्या है a बराबर 6q+3, ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। किस रूप का है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है, रूप का है। इसको आप कॉपी में स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखिएगा, हम तो यहाँ कर देते हैं, आप पूरा का पूरा लिखिएगा। तो ये 6q+3 जो है ये क्या हो गया, ये हो गया धनात्मक क्या हो गया विषम पूर्णांक हो गया। तो यहाँ लिखिए 6q+3 ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक, 6q+3 ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अब क्या बच गया, यहाँ 3 तक निकाल ली, अब 4 भी रख के देखिएगा। 4 जब यहाँ रखिएगा r का मान क्या रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, r का मान क्या रखेंगे यहाँ 4। जब r का मान यहाँ 4 रखेंगे, जब समीकरण 1 में r का मान 4 रखने पर, तो ये क्या होगा a बराबर 6q प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब ये धनात्मक सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, इसका पता कैसे करेंगे, तो अब इसी तरीके से पता करेंगे है ना। अब इसको क्या कीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको पहले लिख लीजिएगा फिर स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखिएगा कॉपी में। तो यहाँ a बराबर 6q+4 है। अब q का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए, तो a बराबर क्या होगा 6 है और गुना q की जगह देखिए क्या है 1 है तो 1 और प्लस r, तो 6 6 4 10 हो गया ना। तो यहाँ देखिए सम पूर्णांक आ रहा है ना, तो इसी तरह से समय पूर्णांक आएगा, इसका क्या आएगा सम पूर्णांक ही आएगा, क्या आएगा। अब देखिए यहाँ जब निकालिएगा, यहाँ जब निकालिएगा तो 6 और q की जगह 2 रखिएगा तो क्या निकलेगा 6 दूना 12 2 6 दूना 12 4 16, 3 रखिएगा
तो ये हो जाएगा 22। 4 रखिएगा तो 6 के 24 और 4 कितना होता है 28, तो 28 हो जाएगा। 5 रखिएगा तो 56 से 30 4 34। ये देखिए धनात्मक समपूर्णांक है। ये क्या है 10 धनात्मक समपूर्णांक है। 16 क्या है धनात्मक समपूर्णांक है। 22 क्या है धनात्मक समपूर्णांक है। 28 क्या है धनात्मक समपूर्णांक है। 34 क्या है धनात्मक समपूर्णांक है। इसी तरीके से सब क्या है धनात्मक समपूर्णांक है। तो ये जो धनात्मक समपूर्णांक है तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जब इस रूप का अगर लिखा हुआ रहेगा तो ये जो है ये बराबर 6q + 4, ये क्या हो गया, ये जो समीकरण हो गया ये हो गया धनात्मक, ये क्या हो गया धनात्मक समपूर्णांक हो गया। क्या हो गया जी धनात्मक समपूर्णांक हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये बराबर जो 6q + 4 है, 6q + 4 ये क्या हो गया धनात्मक समपूर्णांक हो गया। ये क्या हो गया धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक हो गया। ये क्या हो गया धनात्मक समपूर्णांक हो गया। इसी तरीका से अब क्या करेंगे इसमें, अब देखिए समीकरण 1 में r का मान 4 रखें, अब क्या रखेंगे 5 रखेंगे। तो समीकरण 1 में जो है r का मान, यहाँ देखिए यहाँ यही रखते हैं r का मान 5 रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे r का मान 5 रखने पर। तो r का मान जब इसमें 5 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस यहाँ 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये देख, अब इसको चेक करके देखिए कि ये समपूर्णांक है कि विषम पूर्णांक के रूप का है। ये बराबर 6q + 5 धनात्मक समपूर्णांक के रूप का है कि विषम पूर्णांक के रूप का है। तो ये बराबर क्या करेंगे 6q + 5 है। ये बराबर क्या है 6q + 5 है। ये बराबर 6q की जगह 1 रखिए और 5, तो 6 6 5 11। ये देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का आ रहा है तो यही आएगा। तो ये बराबर 6 गुना 1 रखे ना, अब क्या क्या रखना 2 रखना, तो 2 + 5 बराबर 6 × 12 5 17 हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना, यहाँ देखिए 3 है ना, तो 3 + 5 क्या हो जाएगा 6 का 18, और 18 5 कितना हो जाता है 18 5 हो जाता है 23 हो जाता है ना। उसी तरीके से ए बराबर 6 गुना, यहाँ 3 रखिए, अब क्या करना क्यू का मान 4 रखिए, तो 4 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 7 के 24 और 5 29। अब देखिए और क्या रखना है, क्यू की जगह 5 रखना है, तो 5 रखिए, तो 5 रखिएगा तो 56 क्या हो जाएगा 56 30 और 5 35 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो 11 आया है 11, ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये 17 क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। 23 क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। 29 क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। 35 क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। और भी अनंत तक निकालिएगा तो इसका धनात्मक विषम पूर्णांक ही निकलेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो समीकरण है ये किस रूप का है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। किस रूप का है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का, किस रूप का धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। तो हम इसको यहां लिख सकते हैं 6q + 5, क्या लिख सकते हैं 6q + 5 जो है ना ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या लिखेंगे विषम पूर्णांक। बोर्ड पर जगह थोड़ा कम है इसीलिए थोड़ा थोड़ा छोटा लिख देते हैं ना। तो ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। इसका मतलब 6q, देखिए 6q क्या है धनात्मक सम पूर्णांक हो गया। 6q + 1, ये जो आप 6q + 1 देख रहे हैं ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक। 6q + 2 धनात्मक सम पूर्णांक। 6q + 3 धनात्मक विषम पूर्णांक। 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक। 6q + 4 धनात्मक सम पूर्णांक। अब इसमें देखिए, अब इसमें देखिए क्या है, अब करा 6q + 1 जो है 6q + 1 6q + 3 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। तो देखिए 6q + 1, यहाँ देखिए 6q + 1 जो निकाले हैं ये क्या निकाले धनात्मक विषम पूर्णांक। तो 6q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया, ये तो सही हो गया। 6q + 3, तो 6q + 3 देखिए यहाँ ये क्या है विषम पूर्णांक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक। 6q + 3 अभी निकाले हैं तो क्या निकला धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ क्या मांग रहा है कर रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये भी सही है। 6q + 5, देखिए 6q + 5 क्या है विषम पूर्णांक है, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ क्या कर रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक कर रहा है, तो ये बताइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं है। तो ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। किस रूप का है धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। तो इसका मतलब ये समझ गए कि जितना भी दिया हुआ है
इस रूप में 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, तो वहां आप कॉपी में लिख लीजिएगा, वहां लिख लीजिएगा कॉपी में, नहीं तो यहाँ लिख देते हैं ना, इसको मिटा करके इसको तो सीध करके बता है ना, यहाँ लिख देते हैं। तो 6q यहाँ लिख देते हैं, 6q प्लस, अरे यहाँ लिख देते हैं 6q+1, 6q+1, उसके बाद है 6q+3 और चाहे 6q+5, ये क्या धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, क्या लिखेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। ये आपको सिद्ध करके बताना था, तो ये सिद्ध हो गया। तो ये क्या होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। तो इस सवाल को इसी तरीके से हम लोग हल करते हैं। देखिए 3 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, 3 नंबर का सवाल कह रहा है कि किसी पैरेड में 600 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी है जिसमें 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है जिसको उसके पीछे पीछे लगाना है। तो वो कितना का जो है सो वो कितना लाइन जो है वो लगेगा, है ना, सबको पीछे उसके पीछे लगाना है। तो इसको करना क्या है, इसका जो है HCF निकाल देना। इसको क्या करना है, 616 और 32 का HCF निकाल देना। 616 और क्या है 32 है, ये है आर्मी का। ये देखिए 616 जो है ये क्या है, सेना आर्मी का जो है ना, ये 616 आर्मी है और 32 क्या है, ये बैंड पार्टी है। इस 32 बैंड पार्टी को क्या करना है, जैसे मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक 32 बैंड पार्टी है, तो इसके पीछे इसको क्या करना है, लगाना है। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसका HCF निकाल दीजिए। HCF जब निकालिएगा तो 616 को जब आप HCF निकालिएगा 32 से, 616 को अगर 32 से निकालिएगा तो इसका हो जाएगा कितना बार में, 32 गुना 64 होता है, एक बार में लगेगा ना, तो 32। और इसको जब घटाइएगा तो एक में से 2 घटेगा, कितना होगा, एक में से 2 घटेगा नहीं, पैसा लेंगे 11 में से 9 2 11, यहाँ क्या हो गया 5 में से 3 जाएगा तो 3 2 5 2 हो गया ना। फिर लगाइए कितना बार में लगता है, फिर जब लगाइएगा तो लगाइए कितना बार में लगता है, 32 8 किया 24 7 किया 8 किया 24 9 किया 27, 32 9 में लगाइए कितना होता है, 32 को 9 से लगाइएगा तो 9 दूनी 18 और एक बचा 9 किया 27 एक 28, है ना। तो ये 9 बार में कितना लग जाएगा, 9 बार में लगेगा 288, 9 बार में 288 लगेगा। और इसको जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8 हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, है ना। और ये फिर इसको क्या करना है, फिर 8 अब क्या करना, 32 में लगाना है 8 से, 32 में क्या लगाना है 8 से, तो 8 चौके क्या हो जाता है 32 हो जाता है, तो 8 चौके 32 हो जाता है। तो इसको जब घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कितना का पेयर बन जाएगा, 8 का पेयर बन जाएगा, यानी कि इसका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, कितना निकल गया HCF निकल गया 8, ये आपका आंसर निकल गया। यानी कि 32 बैंड पार्टी वाला जो है वो 8 का अगर लगाएंगे, जैसे 8 का एक है 2 है 3 4 5 6 7 8 है, तो इसका 8 का लगाएंगे तो 8 चौके 4 पेयर ये लगेगा और फिर 8 का इसका इसके पीछे लगाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आगे पीछे हो जाएगा। तो ये हो गया 8, इसका ये आंसर हो गया। तो इस सवाल को 3 नंबर का सवाल को इसी तरीके से बनाते हैं। चलिए इसमें 4 नंबर का सवाल कह रहा है कि किसी यूक्लिड 4 नंबर का सवाल कह रहा है 4 नंबर के सवाल में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं होता है, इसको दर्शाना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्या दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। तो ये 4 नंबर का सवाल ये कह रहा है। तो 4 नंबर के सवाल में
कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कह रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या कह रहा है, बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर जो बी क्यू प्लस आर कह रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। माना ये धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। तो माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लेंगे, ए। और ये जो बी है, इस बी देखिए, अब ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कह रहा है। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो ए बराबर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 3m, और प्लस में आर की जगह क्या है, नहीं कुछ है तो जीरो डाल देते हैं। फिर क्या है, ए बराबर, इसको क्या मान सकते हैं, 3m+1। तो यहाँ देखिए बी की जगह क्या है, यहाँ बी की जगह 3 है, बी की जगह क्या है, तो इसका मतलब बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी बराबर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी बराबर 3 लिख सकते हैं। जब बी का मान 3 होगा, जब बी का मान 3 होगा तो आर का मान क्या होगा, आर का मान हमेशा 3 से कम होता है, तो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इसीलिए बी बराबर क्या मानेंगे, इसीलिए बी बराबर क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। और ए बराबर क्या मानेंगे, आर बराबर क्या मानेंगे, आर बराबर मानते हैं 0, 1 और 2 मानते हैं, ये मानते हैं। तो बी को हम लोग क्या, ये क्या है, ये है भाज्य, ये इसको क्या पढ़ते हैं, भाज्य। ये को हमेशा भाज्य पढ़ते हैं, बी को हमेशा क्या पढ़ते हैं, भाजक। और क्यू को हमेशा भागफल पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, भागफल। और आर को हमेशा शेषफल पढ़ा जाता है, आर को शेषफल पढ़ा जाता है। तो बी की जगह हम यहाँ भाजक भी लिख सकते हैं, बी की जगह क्या लिख सकते हैं, भाजक भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में, है ना। और आर की जगह शेषफल भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए, अब क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा जाएगा। ए बराबर क्या लिखा जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसीलिए क्या लिखेंगे, ए बराबर बी की जगह देखिए क्या है, ये बी की जगह 3 माने हैं, तो 3q प्लस आर। इसको क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लिए, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, देखिए आर का मान यहाँ क्या है, 0 है, 1 है, 2 है। तो ये आर का मान एक बार 0 रखेंगे, फिर आर का मान एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो जब समीकरण 1 में आर का मान क्या रखेंगे, आर का मान 0 रखने पर, तो यहाँ लिखते हैं कि जब समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, तो आर बराबर 0 रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या करा है, ए बराबर 3q प्लस आर। ये तो समीकरण ए हुआ, इसमें आर का मान क्या रखेंगे, 0। तो ए बराबर 3q प्लस 0। तो ए बराबर क्या होगा, 3q। ए बराबर क्या होगा, 3q होगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब करा कि दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क कीजिए। तो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ क्या करना है, वर्क करना। तो दोनों तरफ वर्क करने पर ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ जब वर्क कीजिएगा, तो दोनों तरफ वर्क कीजिएगा तो क्या होगा, वर्क का मतलब होता है स्क्वायर। तो ए पर स्क्वायर हो गया, 3q पर भी स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, अब देखिए 3q है ना, तो 3q है, तो 3q गुना 3q स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 गुना 3q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको भी गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, और इसको भी गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3q स्क्वायर, और इसको हम 3q स्क्वायर बराबर m मान लेते हैं। 3q स्क्वायर बराबर क्या मान लेते हैं, m। तो जब 3q स्क्वायर बराबर m मानेंगे, तब क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3
इसके जगह हम क्या माने, m माने हैं ना, तो m, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3m, तो एक निकल गया ना 3m। तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण, इसको a मान लेते हैं, समीकरण a, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण ये मान लेते हैं। चलिए अब आगे देखिए क्या करना है। जब समीकरण एक में r का मान 0 रखने पर, अब क्या करेंगे, समीकरण एक में r का मान 1 रखेंगे। तो जब समीकरण एक में, जब समीकरण एक में r बराबर 1 रखने पर, यानी कि r का मान 1 रखने पर, तो समीकरण एक क्या कह रहा है, a बराबर कह रहा है 3q प्लस r, a बराबर क्या कह रहा है 3q प्लस r, ये तो समीकरण एक हो गया। तो इसमें r का मान क्या रखना है, इसमें r का जो मान रखना है वो रखना है 1। और फिर इसका क्या कीजिए, अब इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो इसमें लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये a हो गया, ये क्या हो गया b हो गया, यानी कि 3q क्या हो गया a और ये 1b हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर तो ये हो गया। अब देखिए तो a स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह क्या है 3q a और b की जगह क्या है 1 प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर, ये देखिए 3q स्क्वायर है ना, तो फिर इसको क्या करेंगे 3q और 3, देखिए 3q का स्क्वायर है तो 3q गुना 3q होगा, तो 3 तिया 9, 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस, इसको जब गुना कीजिएगा तो 3 गुना 6, 6q हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q बराबर m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m, सॉरी इसको अभी m नहीं मानना है, अभी क्या करना है इसमें 3 कॉमन लेना, अभी क्या करना है इसमें 3 कॉमन लेंगे। तो a स्क्वायर बराबर क्या करेंगे इसमें 3 कॉमन लेंगे, तो 3 तिया 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 गुना 6 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसके बराबर क्या मान लेंगे, इसके बराबर अब देखिए 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लेंगे। अब जब इसको m मान लेंगे तो a स्क्वायर बराबर, इसके जगह क्या मानेंगे, इसके जगह पूरा की जगह m माने हैं, तो ये क्या हो गया 3m हो गया और ये प्लस 1 हो गया, 3m प्लस क्या हो गया 3m प्लस 1 हो गया। तो देखिए 3m या 3m, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण b मान लेते हैं, इसको क्या मानेंगे समीकरण b। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है तो वो क्या होता है 3m या 3m के रूप का होता है। तो यहां लिखेंगे समीकरण a और b से पता चलता है कि, समीकरण a और b से पता चलता है कि 3m या 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के रूप का होता है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के रूप का होता है। तो 3m या 3m प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के रूप का होता है, यही हो गया प्रूफ। समीकरण ए और बी से पता चलता है कि 3m या 3m प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के रूप का होता है। तो 4 नंबर के सवाल को इसी तरीके से हल किया जाएगा, इसी तरीके से हल करते हैं। पांच नंबर का सवाल देखिए, 5 नंबर के सवाल में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 रूप का होता है। तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमको ये बताना है कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है या नहीं होता है। तो जिस तरह से
जिस तरह से हम लोग 4 नंबर का सवाल बनाए थे उसी तरीका से ये भी बनेगा, उसी नियम से ये भी बनेगा। उसमें था कि वर्ग ज्ञात करने के लिए, इसमें था घन, सेम सवाल वही है। तो देखिए इसमें भी क्या लिखेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक बराबर ए मान लेते हैं। ये क्या है, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है। तो माना धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मानेंगे, ए मान लेते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, और बी क्या है, भाजक है ना, बी क्या है, भाजक है। तो बी बराबर क्या मान लेते हैं, बी बराबर देखिए बी बराबर तो निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए ए बराबर होता है, यूक्लिड विभाजन परिमिति में ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ देखिए 9m लिखा हुआ, तो 9m प्लस 1 0 होगा, नहीं कुछ है तो क्या होगा, 0 होगा। फिर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, 9m प्लस क्या लिखा हुआ 1, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ 9m प्लस 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए ये कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ए बराबर सब में हो जाएगा, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है ना। तो अब देखिए यहाँ बी की जगह क्या है, 9 है, बी की जगह क्या है, 9 है, सब जगह बी की जगह 9 है, इसीलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब बी बराबर 9 हो जाएगा तो आप जानते हैं कि ये जो होता है ए, ये होता है बी, ये होता है क्यू, और ये होता है नीचे में आर। तो बी बराबर जब 9 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आर हमेशा क्या होगा, 9 से छोटा होगा, यानी 9 से हमेशा छोटा होगा। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके 8 तक होगा, ठीक है, ये 8 तक होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर ये लिख सकते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट करके 8 तक होगा, ये लिख सकते हैं। तो इसको ये लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसमें क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसको देखिए b बराबर 9, यहाँ लिख देते हैं b बराबर क्या लिखेंगे 9, तो r बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट, यहाँ लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ये बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। इसीलिए a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, b की जगह देखिए यहाँ क्या 9 है ना, तो 9 क्यू प्लस आर, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1, इसको क्या मानेंगे, समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, जब समीकरण 1 में, अब यहां लिखेंगे समीकरण जब समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, जब समीकरण 1 में r बराबर 0 रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a बराबर 9q, ये बराबर क्या है 9q प्लस आर है, ये बराबर 9q प्लस आर है, ये समीकरण 1 है। तो a बराबर जो है, a बराबर 9q प्लस आर, आर की जगह क्या है 0 है, क्योंकि तो समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में r का मान 0 रखेंगे। तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 9q, a बराबर 9q होगा। तो अब क्या लिखेंगे, अब दोनों तरफ घन करने पर, यहाँ घन कर रहा है करने के लिए, धनात्मक पूर्णांक का घन कर रहा है, तो दोनों तरफ घन करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर। तो जब दोनों तरफ घन करेंगे तो ए क्यू बराबर, घन का मतलब होता है कि उसका पावर 3 हो जाता है, तो ए क्यू बराबर 9q का होल क्यू हो जाएगा। तो इसीलिए ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर हो जाएगा, देखिए 9q को कितना बार लिखना है, 9q को कितना बार लिखना है, 3 बार लिखना है। देखिए 9q को जैसे 9q गुना फिर 9q गुना 9q, ये लिख सकते हैं। 9q का मतलब ये हुआ। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुना 81 q पर पावर q, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी जब गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, इसको भी गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो 9 गुना 81 q पर पावर q, q पर पावर क्या होगा 81 q। अब जो है, अब क्या करेंगे, 81 q जो है, इसको 81 q बराबर m मान लेते हैं, 81 q बराबर m मान लेते हैं।
जब 81 क्यू बराबर m मानेंगे तो a क्यू बराबर क्या होगा, a क्यू बराबर होगा 9 और 81 क्यू है ना, तो इसके जगह m माने हैं तो 9m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9m। तो देखिए कि पहला एक तो मिल गया 9m। इसको क्या करते हैं, इसको समीकरण ए मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण ए। इसको समीकरण ए मान लेते हैं। अब देखिए, अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, समीकरण एक में r का मान क्या रखेंगे, अब समीकरण एक में r का मान 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। समीकरण एक में जब यहां लिखेंगे, जब समीकरण एक में r बराबर 1 रखने पर, यानी कि r का मान 1 रखने पर, तो r बराबर जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण एक क्या है, यहाँ देखिए समीकरण एक है a बराबर 9q प्लस r है, तो a बराबर क्या होगा 9q प्लस r हो जाएगा। ये समीकरण एक है। और इसमें क्या करेंगे, r का मान 1 रखेंगे, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 9q प्लस r, सॉरी r नहीं, r की जगह 1 है ना, तो r का मान 1 होगा, तो यहाँ 1 रखेंगे। तो a बराबर क्या होगा 9q प्लस 1 होगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, क्योंकि घन कर रहा है ना, तो इसीलिए दोनों तरफ क्या करना है, घन करना है। तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो जब दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या होगा, तो ए क्यू हो जाएगा। घन का मतलब क्यू होता है ना, क्यू पावर होता है, तो ए क्यू बराबर क्या होगा 9q प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9q प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा। अब जब इसका क्या करेंगे, देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये 9 क्या हो गया, 9q ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, तो ए प्लस बी का होल क्यू हो गया। तो ए प्लस बी का जब होल क्यू हो गया तो इसको क्या करेंगे, ए क्यू बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का मतलब 1 है, तो 1 का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर, तो 9q का स्क्वायर हो जाएगा, 9q का स्क्वायर, तो 3 ए स्क्वायर बी होता है, तो बी की जगह क्या है 1 है, प्लस क्या होगा, प्लस होगा 3a गुना बी क्यू की जगह 1 का क्यू हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होगा, 3ab क्यू नहीं होगा, 3ab स्क्वायर होगा। ये हो गया। तो अब इसको तोड़िए, जब इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 81 नवा क्या होता है, 81 नवा 9 9 अठा 72, 729 होता है, तो 729 क्यू पर पावर क्यू हो जाएगा, प्लस 1 का क्यू 1 होता है, और प्लस 81 तिया कितना होता है 3 और 8 तिया 24, 243 होता है, तो 243 और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 9 तिया 27 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 27 क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27 क्यू। ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 27 क्यू। अब क्या करेंगे, अब 1 को क्या करेंगे, इस साइड कर दीजिए, तो इसको सजा के लिख दीजिए 729 क्यू पर पावर क्यू प्लस 243 है, तो 243 क्यू का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 27 क्यू हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे इसका 9 कॉमन लीजिए, तो 9 कॉमन जब लीजिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ 81 क्यू पर पावर क्यू प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, और प्लस 9 तिया 27 3 क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 1। ये हो गया। अब देखिए, अब इसके बराबर जो है, इसके बराबर यानी 81 क्यू पर पावर क्यू प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं m, ये पूरा टोटल जो है यहाँ इसको m मान लेते हैं। m 81 क्यू पर पावर क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m रखने पर, तो
एम इसके जगह एम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल की जगह एम हो जाएगा, तो 9m और ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो ए क्यू बराबर क्या निकल गया 9m+1। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण समीकरण बी मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण बी। इसको समीकरण बी मान लेते हैं। तो ये 9m+1 देखिए यहाँ आ रहा है ना 9m+1। अब क्या करेंगे, अब इसी तरीके से समीकरण एक में आर का मान क्या रखेंगे, समीकरण एक में आर का मान 2 रखने पर, यहाँ 1 रखें तो अब क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो चलिए यहाँ लिखिए